Hello, good morning to all. Now we are going to start the rest part of our chapter first, cost accounting introduction. Here the method of costings are being described. The main methods of costings are first job costing. इट मीन्स जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत हम जो है वह किसी भी वर्क के लिए जॉब का जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उसके लिए कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है उसकी स्टडी करते हैं। सेकंड है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में भी जॉब कॉस्टिंग की तरह ही कॉस्टिंग कैलकुलेशन का कार्य होता है, बट इसमें जो कॉस्टिंग डिसाइड की जाती है वह अकॉर्डिंग टू बैच की जाती है। ये जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होती है इनमें जॉब कॉस्टिंग और इस तरह की जो मेथड्स यूज़ होते हैं। थर्ड मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कंट्रोल कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग। सेकंड method of costing is process costing. In this we will discuss in next chapter process costing यानी प्रक्रिया लेखांकन। ये आपका पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर होगा जो हमको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, अर्थात इकाई लागत लेखांकन या यूनिट कॉस्टिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंतर्गत हम जो है परिचालन लागत का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इसमें बस चलाने वाली कंपनियां, सिनेमा हाउसेस, हॉस्पिटल्स आदि जो है इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है कॉस्टिंग का वो है ऑपरेशन कॉस्टिंग। नेक्स्ट मेथड मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग। देन नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग एंड लास्ट वन इज़ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इनमें से काफ़ी चैप्टर्स जो है हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे जो हमारे अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की अवधारणा क्या है। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्टिंग, यानी संबद्ध और असंबद्ध लागतें कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग यानी अवसर लागत। थर्ड शट डाउन और संक कॉस्ट, यानी जब कोई बिजनेस बंद किया जाता है तो उस टाइम कौन कौन सी कॉस्ट लगती है उसका कैलकुलेशन इसमें आता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड और हाइपोथेटिकल कॉस्ट, यानी ऐसी गर्भित लागतें जो होती है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट के अनुसार लागत या समय के अनुसार लागत की गणना इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। एंड लास्ट वन इज़ कन्वर्जन कॉस्ट, यानी एक प्रोडक्ट से हम जो है जब रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है वह इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे वह होगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और सेकंड उसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, इनको हम स्टडी करेंगे। तो जो फैक्टर्स कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं इनमें फर्स्ट दे रखा है साइज एंड लेआउट, यानी जिस बिज़नेस की हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं उस बिज़नेस एंटरप्राइज का साइज़ क्या है और उसका लेआउट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये मेन फैक्टर्स जो है वो कॉस्ट के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड है रॉ मटेरियल, यानी जिस कैटेगरी का हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल जो है वो किस कैटेगरी का है और रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है
कितनी लगेगी, इसमें वेस्टेज जो है, डिग्री ऑफ वेस्टेज कितना होगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्टिंग सिस्टम को। थर्ड है नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितने प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग का चांसेस होगा। और उसके साथ ही जो है हमको उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति किस तरह की है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉस्टिंग क्या कैसे निकलेगी। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल रेमुनरेशन, यानी जो हमारे पास में जो है सिस्टम है उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा जो है वो फैक्टर्स डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। A cost accounting system should be designed in a manner that would facilitate comparison of its own cost data with the data produced for the industry, यानी जिस इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंतर्गत हमारा बिजनेस आता है, तो हमारे बिजनेस की कॉस्टिंग का कंपैरिजन जो है हम अपनी इंडस्ट्री की कॉस्ट के साथ में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर जो है वह है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस के बाहर के होते हैं बट फिर भी वो हमारे कॉस्टिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ एफिशिएंसी, यानी कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो स्टाफ की एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। The staff in the cost accounting department should be competent and qualified enough to produce the required cost information meaningfully, and hence the working and formulation of the cost accounting system depends to the great extent on the quality of personnel and staff engaged in it, यानी हमारे बिजनेस में जो स्टाफ हमने एंगेज किया हुआ है उसकी क्वालिटी और उसका जो है वो पर्सनल इन्फ्लुएंस कितना है, मतलब वो कितना अफेक्टेड पर्सन है और कितना एफिशिएंटली अपने काम को कर सकता है, उसके ऊपर हमारा कॉस्टिंग सिस्टम डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज एसेंशियल फीचर्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें कि एसेंशियल फीचर्स जो है हमारे कॉस्टिंग के, इनमें फर्स्ट है मेथड ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉस्ट, यानी हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हम किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास में जॉब सिस्टम है तो हमारा जो है बिज़नेस वो अगर जॉब पे बेस्ड है, यानी अलग अलग ऑर्डर्स हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो गुड्स प्रिपेयर करते हैं, तो जॉब अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम, या फिर हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि हमारा बिजनेस जो है उसमें एक प्रोसेस में वर्क कंप्लीट होता है एंड देन उसी वर्क को आगे सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड देन थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र होके उस तरह से वो फाइनलाइज होता है। सेकंड वन इज़ कोऑर्डिनेशन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसा है। थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में जो है डिफरेंस हमको इसमें समझना होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो है वो ये है कि जो हम फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं, यानी हमने लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट किया कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो टोटल वेजेस का 50% आता है, तो देन इस मेथड के बेसिस पर हम जो है वो करंट ईयर में जितना जितना हमारा लेबर कॉस्ट लग रही है उसका 50% हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से चार्ज कर सकते हैं। एंड देन वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड में ये मेथड एप्लीकेबल होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होगी, एंड देन जो है अगर प्रोडक्शन नहीं होता है देन हमारा वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट,
यानी हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं उसकी कॉस्टिंग करने के लिए हमने कौन से बेसिस को यूज़ किया है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं या अदर कोई मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। और बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के, वो जैसे हमने डिस्कस किया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो इन तीनों में जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना जो है एडवर्स या फेवरेबल हमारा जो है वो वेरिएशंस आया है, और उनको हम जो है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। If we compare the cost accounting with financial accounting, then the following points may be considered. First one is nature of business, यानी हमारे बिजनेस का जो है नेचर वो किस कैटेगरी का है। Financial accounting relates to the historical nature since it concern almost एक्सक्लूसिवली विद द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बेस्ड है वो जो कुछ भी घटित हो चुका है, जो हमने बिजनेस किया उसके बेसिस पर जो है उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। इट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल नेचर का है। एंड ऑन द अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड नॉट ओनली विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट बट ऑल्सो विद द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को तो बेस माना ही जाता है, साथ ही हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर, यानी जो पास्ट में कॉस्ट लग चुकी है उसके बेसिस पर हम जो है वो फ्यूचर की कॉस्ट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट हम जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आए हैं मटेरियल की रेट में, लेबर या ओवरहेड की रेट में जो डिफरेंसेस आए हैं, उनके बेसिस पर नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे प्रोडक्शन की रेट क्या हो सकती है। सेकेंड वन इज पीरियोडिसिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसमें फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट आर डेवलप्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, यानी एक निश्चित पीरियड के लिए तैयार किए जाते हैं। और जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड वेन एवर नीडेड, यानी जब भी हमको ज़रूरत होती है, चाहे हम उसको डेली भी बना सकते हैं या मंथली या वीकली भी बना सकते हैं। थर्ड डिफरेंस जो दे रखा है इनमें वह है अकाउंटिंग मेथड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलोज द डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है, और जबकि हमारा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दीज सिस्टम, यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। The data under cost accounting may be gathered for small और large segment और एक्टिविटीज़। इसको हम सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं या मेजरिंग अदर मेजरेबल फॉर्म्स में इनको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनालाइजिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द होल ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी उस पर्टिकुलर पीरियड का जिसकी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उस पीरियड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और वेरस जबकि आपका हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वह कैलकुलेट क्या करता है कि हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चर किया है उस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो कितने प्रॉफिट पे हम जो सेल कर सकते हैं और मैक्सिमाइज किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमारे लिए हम जानते हैं कि इट इज़ कंपल्सरी, जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है, इसको कंपनीज़ के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना मस्ट है, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कंपल्सरी है, या इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना इसे कंपलसरी है। जबकि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट इज़ वॉलंटरी एक्सेप्ट इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको कंपलसरी किया गया है बट बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये वॉलंटरी यानी ऐच्छिक माना जाता है। एंड देन लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, उसकी लाभदायकता कितनी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जैसे कि हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के माध्यम से जान सकते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट इज़ टू बी प्रोवाइड द डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम प्रिपेयर करते हैं उससे हमारे बिजनेस की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वो मैनेजमेंट को मालूम चलती है। तो ये दोनों के ऑब्जेक्ट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। तो हमारे बिजनेस में जो कॉस्ट सेंटर्स है उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है। इसमें फर्स्ट दे रखा है आपको पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अब ऐसा कॉस्ट सेंटर जो है वो कंसिस्ट करता है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल कॉस्ट सेंटर। सेकेंड वन इज इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, a cost center which consists of a location or an item of equipment और ग्रुप ऑफ दीज। यानी कि इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन सा होता है कि जो हमारे आइटम्स की लोकेशन को या इक्विपमेंट को इनको शो करता है, वो हमारा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। थर्ड वन इज प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, अ कॉस्ट सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को शो करता है, कंसिस्ट करता है, वह हमारा जो है वो प्रोसेस कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, अ कॉस्ट सेंटर वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन वर्क्स टेक प्लेस, यानी जिस स्थान पर वास्तविक रूप में उत्पादन किया जाता है वह हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज सर्विस कॉस्ट सेंटर, a cost center which is ancillary to or renders services to the production cost center, यानी ऐसा डिपार्टमेंट जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या अन्य जो है एंसिलरीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन सेंटर्स को, वह सर्विस सेंटर कहलाता है। एंड लास्ट वन इज ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, अ कॉस्ट सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ मशीन्स और पर्सन कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशंस, यानी ऐसा कॉस्ट सेंटर जो मशीन या पर्सन या फिर उनके जो है सिमिलर आइटम्स को जो है वो कंसिस्ट करता है, वो ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नाउ लास्ट इज कॉस्ट यूनिट, यानी लागत इकाई क्या है। कॉस्ट यूनिट इज अ स्टेप फर्दर विच ब्रेक्स the cost into smaller subdivisions or helps in ascertaining the cost of sellable product or services, यानी जो हमारा लागत इकाई है वह क्या है कि टोटल कॉस्ट को अगर हम ब्रेकअप कर दें, यानी उसके टुकड़े कर दें, पार्ट्स कर दें स्मॉल डिवीज़न में, जो हमको कॉस्ट को एसरटेन करने में या सेलेबल गुड्स को एसरटेन उसकी कॉस्ट को एसरटेन करने में या निर्धारण करने में मदद करता है, वह लागत इकाई कहलाता है। जैसे हमने अगर 1,00,000 जो है वो साइकिल्स प्रिपेयर की, तो टोटल 1,00,000 साइकिल्स बनाने की जो कॉस्ट आई, अगर उसको हम 1,00,000 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक साइकिल की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एक साइकिल जो है वो हमारे लिए कॉस्ट यूनिट हो गई। The Institute of Cost and Works Accountant of the England has defined the cost unit as a unit of quality of product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed, यानी जिस यूनिट में हम जिस इकाई में हम अपनी लागत को एक्सप्रेस करते हैं ना, टर्म्स में बताते हैं उसको किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की या टाइम की इकाई के रूप में। जैसे हमने कहा कि पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल जो है, सिनेमा हॉल में एक शो का एक टिकट की रेट ये है, या हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में पर बेड पर डे ये रेट लगती है, या हम किसी होटल में जाते हैं तो होटल में जाने पर एक पर्सन का एक टाइम का मील का जो खाना का जो पेमेंट है वो, तो इस तरह से जो है ये पर यूनिट जो वैल्यू निकाली जाती है, इसमें एक लागत की कोई एक निश्चित इकाई निर्धारित की जाती है। द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और इस इंडस्ट्रीज़ के सामने इनकी कॉस्ट यूनिट्स दे रखी है। ये एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है कि आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन इंडस्ट्रीज़ में कौन सी लागत इकाई काम में आती है। तो आपको मैं कुछ स्टडीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ के नाम और उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ।
जैसे फर्स्ट हमको दे रखा है पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री में जो यूनिट है मेजरमेंट यूनिट पर रिम, यानी रिम मतलब 500 पेजेस का जो बन जाता है उसको रिम कहा जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट जो है वो रिम होती है। देन सेकंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें पर टन, केबल इंडस्ट्रीज पर मीटर, सीमेंट इंडस्ट्रीज पर टन और पर बैग, केमिकल इंडस्ट्रीज पर टन, किलोग्राम या लीटर या गैलन, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आपकी उसके अकॉर्डिंग होता है। ब्रिक्स यानी ईंटें बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें पर 1000 ईंट जो होती है 1000 ब्रिक्स को एक यूनिट माना जाता है। बिल्डिंग के लिए 1 हाउस और स्क्वायर फीट एरिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नंबर्स में, यानी कितने उन्होंने ऑटोमोबाइल बनाए, कितने स्कूटर्स बनाए, कितनी कार्स बनाई। नेक्स्ट है नट एंड बोल्ट, इनके लिए ग्रॉस। नेक्स्ट इज टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए लकड़ी फैक्ट्री जो होती है उसके क्यूबिक फुट यानी घन फुट के हिसाब से। शूज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए पेयर, पर पेयर की शूज़ की रेट बताई जाती है, डजन पेयर की बताई जाती है। पेंसिल्स के लिए डजन्स या ग्रॉस। नेक्स्ट कॉटन और जूट इंडस्ट्री, इसमें बेल। कारपेट के लिए स्क्वायर यार्ड। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। पावर हाउसेस के लिए किलो वाट आवर्स। गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्यूबिक फिट और क्यूबिक मीटर। होटल्स के लिए रूम पर डे। मेडिकल इनके लिए कंसल्टेंट पर विजिट, यानी एक पर्सन को कंसल्ट करने का कितना चार्जेस लिया जाता है। सिनेमा हाउसेस पर शो पर सीट। टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री पर टायर या पर ट्यूब। रिफाइनरी इंडस्ट्री पर 1000 लीटर्स। कॉटन इंडस्ट्री पर क्विंटल। कैंटीन पर लंच और मील। बॉयलर हाउसेस पर 1000 क्यूबिक फीट स्टीम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर टन एंड क्लोथ इंडस्ट्री पर थान, जो आपका एक थान जो आता है 10 to 25 मीटर्स का आता है। तो ये इनकी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। तो आपको इनको स्टडी करना है और एग्ज़ाम पर्पज से इसको रीड करना है। ओके, थैंक यू।